नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। हमारी खास चुनावी पेशकश वोट फॉर गुड के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम हैं अहमदाबाद में। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे ये जो नजारा खूबसूरत सा आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद रिवर फ्रंट का है और पीछे इस ब्रिज को, इस खूबसूरत ब्रिज को आप देख पा रहे हैं जहां इस समय लोग चहलकदमी कर रहे हैं। अहमदाबाद के लोगों की वोटिंग का दिन भी करीब आ रहा है। आपको बता दें कि 5 तारीख को यहां भी वोटिंग है और इस चरण की वोटिंग के लिए तमाम नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, सबने पूरा जोर लगा रखा है। उधर दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। तो शुरुआत करते हैं 2 तस्वीरों के साथ और इन 2 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे चुनावी प्रचार युद्ध को देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज आणंद समेत पीएम मोदी ने कई जगहों पर रैलियां की हैं, जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है और जिस अहमदाबाद में आज हम मौजूद हैं, कल वहां पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और आज अहमदाबाद के पास ही पड़ता है आणंद, वहां पर उनकी रैली हुई है। कई जगहों पर उन्होंने रैलियां की हैं। इसके अलावा हम बात करें एमसीडी चुनाव की, तो एमसीडी चुनाव में आज प्रचार का शोर थम गया क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन था। अब 4 तारीख को वोटिंग होनी है, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। नेताओं ने अपनी बात कह दी है और जनता अब अपना फैसला सुनाएगी। प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत तीनों ही पार्टियों ने लगा दी क्योंकि वहां भी मुकाबला त्रिकोणीय है। वहां पर बीजेपी है जो एमसीडी की सत्ता पर काबिज है, वहीं आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है जीत की और तीनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम आज प्रचार के आखिरी दिन लगाया। प्रचार के आखिरी दिन की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रैलियां की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोड शो निकाला। तो इन 2 तस्वीरों के जरिए आपने इस पूरी चुनावी प्रचार की जद्दोजहद को देख लिया। देखिए, भारत में लोकतंत्र उत्सव की तरह है और इस उत्सव के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश केवल सियासत की पेचीदगियों को बताना नहीं है, बल्कि इस उत्सव में कैसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा कर रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, यह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। अमूमन यह कहा जाता है कि चुनाव लड़ना हर एक के बस की बात नहीं है। एक आम आदमी तो चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम चुनाव लड़े अगर हम मयारों पर खरे उतरते हैं। तो इसी अधिकार के तहत एक ऐसा शख्स भी चुनाव मैदान में मौजूद है जिसके पास साधन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बड़ा तंत्र नहीं है, लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए चुनाव मैदान में है और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोबल के साथ टक्कर दे रहा है विरोधियों को। हम बात कर रहे हैं गांधीनगर उत्तरी विधानसभा सीट की और इस उम्मीदवार से मिलने हम गांधीनगर पहुंचे। आपको बस इतना बताते रहे हैं कि ये उम्मीदवार सब्जी बेचकर सरकार बनाने का सपना देख रहा है। ये टूटा फूटा आशियाना और इसी आशियाने में रखे ये चंद बर्तन और गठरियां। सोचिए, क्या यहां से भी बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं? जी हां, देखे जा सकते हैं। हालांकि सपना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये सपना है अपने इलाके की आवाज को बुलंद करने के लिए विधायक का चुनाव जीतना। ये सपना देखा है इन आंखों ने। नाम है महेंद्र पट्टनी, जो यहाँ की झुग्गी बस्ती में रहते हैं और इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम मौजूद हैं गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्ती है जहां पर हम आए हैं और यहां पर हमारे आने का मकसद बेहद खास है क्योंकि जिन आवाजों की हम बात कर रहे थे, जिन उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे, उनमें से एक उम्मीदवार यहां पर भी रहता है। इस झुग्गी में, इस झुग्गी बस्ती में उस उम्मीदवार का छोटा सा आशियाना है। साधन नहीं है, पैसा नहीं है, प्रचार के बड़े बड़े माध्यम नहीं है, लेकिन वो उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए चुनाव मैदान में मजबूती के साथ डटा है। सुबह सब्जियां बेचता है और शाम को प्रचार के लिए अपने साथियों के साथ निकलता है और बात कहता है कि ये जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं, इनकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाना उसका मकसद है। जीत हार के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन वो ये कह रहा है कि संविधान ने उसे चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो लोगों के बीच जा रहा है।
महेंद्र जैसे इन सब्जियों को सहेज रहे हैं, वैसे ही अपने और इलाके की उम्मीदों को भी संजोने में लगे हैं। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। इस बात के जरिए चुनाव लड़के आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चुनाव लड़कर अगर मैं जीत गया और विधानसभा में गया तो सबसे पहले मैं जो गांधीनगर के जितने भी झोपड़पट्टी हैं उनको अपने खुद के घर दिलवाऊंगा, और जो ये ढेला जो लगाते हैं सब्जी का, पान बीड़ी मसाले का, चाय का, उनको कॉरपोरेशन के माध्यम से उसको स्थायी रूप से जगह दिलवा दूंगा और उनका जो टैक्स होता है वो चालू करवाऊंगा, ताकि कॉरपोरेशन के जो आने बार बार आने से कोई उनको जो दबान होता है और जो उनका सामान भर के ले जाते कॉरपोरेशन, वो भर के ना ले जा सके। महेंद्र कहते हैं कि यहाँ के लोगों के आशियाने कई बार टूटे। इसी को देखते हुए उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया, ताकि यहाँ के गरीब लोगों को उनका पक्का आशियाना मिल सके, ये भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। पहले चुनाव में ऐसा था कि हमारा 2010 में हमारा जो झोपड़पट्टी थी वो तोड़ दिया था उन लोगों ने, और हमें 2010 में गांधी मंदिर के पीछे शिफ्ट किया था। पहले हम गांधी मंदिर जो बनाया वो जगह पे हम रहते थे। 2019 में तब हमारी झोपड़पट्टी वापिस इन लोगों ने तोड़ दी थी। तो हमने अब की बार ये सोच लिया कि हम इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं, फिर भी हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा रहने का घर नहीं है, हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है। तो हम चाहे कि अब की बार हम खुद ही इलेक्शन लड़े और ये गवर्नमेंट को थोड़ा हमारा जो झोपड़पट्टी का नजरिया है वो हम दिखा दिए। जब सपने समाज के लिए देखे जाते हैं तो अच्छे लोग आपस में जुड़ते जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे में झुग्गियों में रहने वाले ही कई लोगों ने 1-1 रुपये के सिक्कों से उनकी मदद शुरू कर दी। हमारा एक दिन का जो आमदनी है वो सब्जी और लेबर वर्कर हैं, तो 150-200 रुपए जैसा है हमारा आमदनी। फिर भी हम झोपड़पट्टी से हैं, और जितने भी गांधीनगर में झोपड़पट्टी को जितना नुकसान हुआ है, सभी इस बार ये विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखा हुआ है पहले से, मगर गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ सुना नहीं है। तो अब की बार ये सब लोगों ने मिलकर मेरे को 1-1 रुपए का सिक्का दिया था। 10,000 झोपड़पट्टी में से मुझे 1-1 रुपए का सिक्का दिया था, और वही 1-1 रुपए के सिक्के के माध्यम से मैंने अपना डिपॉजिट जब्त करवाया था, उनको दिया था कलेक्टर ऑफिस में। तब इन लोगों ने मुझे आश्वासन भी दिया था और बोला भी था मेरे को कि आप निश्चिंत रूप से आप इलेक्शन लड़े, हम 10,000 झोपड़पट्टी आपको जो 1-1 रुपया दे रहे हैं, तो हर घर की जितनी भी बस्ती हैं हम आपको वोट भी देंगे। महेंद्र का कहना है कि जब वो इन सिक्कों को नामांकन के समय ले गए तो दफ्तर में भी लोग हैरान रह गए। एक बैग में ही करीब 22 किलो वजन के सिक्के थे। आपने बताया कि लोगों ने सिक्के इकट्ठे कर दिए। हमें पता चला है कि आप पॉलिथीन में वो सिक्के लेकर गए थे, थैले में सिक्के लेकर गए थे। कितना पैसा इकट्ठा हो गया था? वो पॉलिथीन की 2 बैग थे, 2 बैग में 1-1 रुपए का सिक्का। एक बैग का हमने तोल किया था, 21 किलो 543 ग्राम वजन था एक बैग का। जैसे हमने दोनों बैगों का वजन किया था, वजन के साथ हमने वो पैसे दिए थे। सिक्के तो गिने थे हम लोगों ने, क्योंकि हमके पता था कि कलेक्टर ऑफिस में वो जाएंगे और गिनेंगे, अगर उसमें 1 भी रुपया कम निकला तो हमारा फार्म रद्द हो जाएगा। तो हमने ये जितने भी हमारे दोस्त थे सबने 1-1 रुपए का सिक्का गिना था। हमको 1-1 रुपए सिक्का हर घर से निकालने में एक दिन हम घूमे थे, 3-3 घंटे, हमें करीबन 4 दिन लगे थे, तब एक 10,000 रुपए का डिपॉजिट हमने इकट्ठा किया था। महेंद्र को इन दिनों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, गली गली घूमना पड़ता है और सुबह करीब 4 बजे उठकर अहमदाबाद सब्जी लेने जाना पड़ता है। फिर रात तक कभी सब्जी बेचते हैं, कभी प्रचार करते हैं। तो अब की बार ये जो गांधीनगर की जो झोपड़पट्टी है वो 30 से 40 हजार वोटर झोपड़पट्टी के हैं गांधीनगर के। जब जीतने के लिए यहाँ पे 50-55 हजार वोटर ज्यादा बहुत हो गया, तो हमारा जितने भी दूसरे भी लोग हैं तो झोपड़पट्टी के इतने वोट तो है ही हैं, तो दूसरे लोग भी हमें हमारे प्रचार के माध्यम से शाम को जब प्रचार करते हैं, और आप जैसे जो टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम लोगों को जो अभी प्रचार प्रसार में जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को और भी सपोर्ट मिलेगा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे महेंद्र का जनता से वादा है कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए बिजली, पानी और घर की समस्या पर काम करेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारी सबसे जो प्रायोरिटी है, और मैं जो हमारे झोपड़पट्टी में जो हम खरीद के जो पानी लाते हैं, जो टैंक है हम खरीद के पानी लाते हैं, वो पहले तो पानी का जो है
वो लागू कर देंगे, पानी लोगों को दिलाएंगे, बिजली और अपना खुद का घर जो 1990 में कांग्रेस की सरकार ने एग्रीमेंट किया था कि 15 रुपए के हिसाब से 25 स्क्वायर फुट जमीन हम उनको झोपड़पट्टी वालों को देंगे, तो वही पहले लागू करेंगे। उधर इलाके के लोग भी उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो महेंद्र की आंखों के जरिए अपने समाज के लिए भी सपने देख रहे हैं। बहुत गरीब है ना, तो हमारे लिए ये खड़े हुए हैं ना, तो हाँ हमको लगता है कि क्यों हम इतने सारे लोग हैं ना, तो हम सबको ये महेंद्र भाई है ना, इनको सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। हमें लगता है कि महेंद्र भाई कामयाब होंगे, जो वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी ऐसा उद्धार होगा कि हम आगे बढ़े, उनके साथ जाए, हम भी विधानसभा में ऐसे लगे कि हाँ हमारा भी नाम है। आपका भी कोई आदमी है? हाँ, तो महेंद्र भाई हमारे लिए खड़े हुए, हम 1-1 रुपया जमा करके हम उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हमारे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हम बेचाता पानी लाते हैं और माटी खुद के भी हम काम करते हैं। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर आम और खास चुनावी मैदान में आ सकता है। इसमें बड़े छोटे का कोई भेद नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की यही खासियत है कि ये सबको मौका देता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, चाहे वो अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है। तो एक तरफ आपने देखा कैसे एक सब्जी वाला चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी कर रहा है, उसके पास कोई बड़ा तंत्र नहीं है, कोई पैसा नहीं है, प्रचार के साधारण साधनों के साथ वो आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं और एक विशाल तंत्र चुनाव के लिए काम करता है। आपको बताएं कि ये केवल सड़क पर ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि चुनाव के प्रचार की एक लड़ाई बंद कमरों में भी लड़ी जाती है, जिसको सोशल मीडिया वॉर रूम का नाम दिया गया है। और हमारी कोशिश है कि यहां पर कैसे काम होता है, कैसे विरोधियों के खिलाफ रणनीतियां बनाई जाती है, यह भी आपको दिखाएं, ताकि आप इस पूरे सोशल मीडिया प्रचार अभियान को भी समझ सकें। और यही जानने समझने के लिए आज हम पहुंचे बीजेपी के सोशल मीडिया वॉर रूम में। आपको दिखाते हैं कैसे वहां काम होता है, 24 घंटे 7 दिन कैसे वहां पर पूरी टीम, संगठित टीम वहां पर लगी रहती है और किस तरीके से विरोधियों के खिलाफ उनके प्रचार के उत्तर में प्रचार करने के लिए रणनीति बनाई जाती है। इस रिपोर्ट से समझिए। गुजरात में पहले चरण का चुनाव अब खत्म हो चुका है, 89 सीट्स पर वोटिंग हो चुकी है। अब बारी है दूसरे चरण की, जिसमें 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है। और आजकल जो चुनाव प्रचार होता है उसके अलग अलग माध्यम अपनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, रोड शो होते हैं, लेकिन एक प्रचार युद्ध सोशल मीडिया पर भी लड़ा जाता है, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि सोशल मीडिया का जमाना है। लिहाजा तमाम पार्टियां अपने अपने सोशल मीडिया टीम को मजबूत करती हैं, जिससे कि वो सोशल मीडिया पर भी अपना कैंपेन चला सकें। इस समय हम मौजूद हैं एक ऐसे ही सेंटर पर। पहली नजर में जब आप इस सेंटर को देखेंगे तो आपको लगेगा शायद ये किसी आईटी कंपनी का दफ्तर है, जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको बताएं, इस समय अहमदाबाद में बीजेपी के सोशल मीडिया सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर एक वॉर रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे काम होता है, चुनाव के लिए काम होता है। और इस सोशल मीडिया वॉर रूम का मकसद यह है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो काम है, नेताओं के जो भाषण हैं, वो जन जन तक पहुंचाए जा सकें, गुजरात की जनता को बताए जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पंकज शुक्ला जी, जो कि इस वॉर रूम के सेनापति हैं और वो इस वॉर रूम के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। सर, ये जो पूरा वॉर रूम है, हमें जानकारी मिली कि अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है, जो अलग अलग क्षेत्रों को देखते हैं। जी, ये सोशल मीडिया का वॉर रूम खास करके चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी, पिछले लगभग 1.5 महीने से यहाँ सभी वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता सब कार्यरत हैं और यहाँ पर बेसिकली जो हमारे अलग अलग डिजिटल वॉरियर्स हैं, कार्यकर्ताओं हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गुजरात भर में आईटी सोशल मीडिया के कार्यरत हैं। उसके अलावा हमने एक डिजिटल वॉरियर्स करके एक अभियान चलाया था, जिसके माध्यम से 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और वो लोग भी सोशल मीडिया के इस काम में जुड़े हुए हैं। परंतु चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के एक विशेष एक वॉर रूम तैयार किया गया, जहां से फुल टाइम कार्यकर्ता डेडिकेटेड रूप से काम कर सके और जिसमें विशेष तौर पे जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जोन है, जैसे 4 जोन अलग अलग हैं गुजरात के, तो चारों जोन में आने वाले सारे जिलों को काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सभी व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन, उनके फेसबुक ग्रुपों का संचालन, उन तक कंटेंट पहुंचाना, अलग अलग जो हैशटैग चलते हैं उनके बारे में बताना,
सारे इन्फॉर्मेशन देना, और जो अभी चुनाव के ध्यान में रखते, जो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी, CR पाटिल जी और भूपेंद्र पटेल जी की जो ये रैलियां चल रही है, उसमें जो विशेष बातें वो बोलते हैं, तो उन सारी चीजों को, उन सारे वक्तव्यों तक लोगों तक पहुंचाना। कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं इस समय जिसमें आप डिसेमिनेट करते हैं तमाम मैसेजेस को? जी, अभी यहाँ पर लगभग 50,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसमें अलग अलग लेयर हैं, जैसे फर्स्ट लेयर में हम लोग मान लीजिए 10,000 तक जुड़े हुए हैं, फिर उसके सेकंड लेयर में इस प्रकार से 50,000 से ज्यादा ग्रुपों तक हम लोग जुड़े हुए हैं। काफी बड़ी मात्रा में ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाया गया है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से कार्यकर्ता और जो हमारे शुभेच्छक हैं, जो हमारे डिजिटल वॉरियर हैं, उन तक 1-to-1 मैसेजिंग का भी व्यवस्था व्हाट्सएप के माध्यम से की गई है। देखिए, इसमें शुरुआती दिनों में लगभग 100 लोग बैठते थे जो फुल टाइम, बाकी तो कुछ लोग ऐसे थे एडिशनली जो 25-30 लोग जो अलग अलग मोर्चों के बाकी सब काम देखने के लिए आते थे। लेकिन फिलहाल अभी 2 जोनों के चुनाव खत्म हुए हैं, तो 2 जोन का चुनाव खत्म के बाद वो 2 जोन की टीमें जो है वो थोड़ा सा अभी फिलहाल वो नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे लगभग 60-70 लोग रोज डे टू डे काम कर रहे हैं। जी, तो ये सोशल मीडिया का जो आपका ये पूरा सेटअप है, ये सोशल मीडिया का सेटअप आम दिनों के लिए भी होता है या फिर केवल उसको चुनाव के हिसाब से इतना बड़ा तैयार किया गया? नहीं, ये चुनाव के हिसाब से तैयार किया गया। बाकी तो बीजेपी मुख्यालय जो है हमारा प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कोबा गांधीनगर में, वहां पे ऑलरेडी वॉर रूम बना हुआ है, वहां पर कुछ व्यवस्थाएं हैं, वहां पर कंटेंट टीम है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, काफी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था वहां पर भी बनी हुई है। चुनाव के रंग दिखाने के साथ साथ हम लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता के मूड को टटोल सके और अंदाजा लगा सके कि हवा किस दिशा में बह रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। हमारे संवाददाता अभिषेक शांडिल्य ने लोगों से बातचीत की, उनका मन टटोलने की कोशिश की। आइए देखते हैं क्या सोच रही है जनता। अब हम कमल विहार कमालपुर के बुराड़ी इलाके में इस समय मौजूद हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर इन लोगों से बातचीत करने आए हुए हैं। यहाँ के लोग ये रिहायशी लोग हैं, यहाँ पे ये लोग रहते हुए और ये भी वोटर्स हैं जो एमसीडी के चुनाव में वोट करने जाएंगे। इलाका तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह से कूड़ा इकट्ठा हुआ है, सब कुछ आप देख ही रहे हैं। बाकी अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, इन लोग से पूछते हैं कि आखिर वो चेंज के मूड में है या नहीं। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज है और विधानसभा चुनाव में 8 सालों से केजरीवाल जीत जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं आपके यहाँ साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई तो दिखाई दे ही रहा है नाले में। 15 साल तो बीजेपी भी रही है, कांग्रेस तो शुरू से है। पहली बार झाड़ू लगाते हुए देखा किसी को। जो साफ सफाई वाला काम है बीजेपी के पास है, ठीक है। बाकी केजरीवाल विधानसभा में तो केजरीवाल है, ठीक है। तो इन चुनाव में जो फर्क है, एमसीडी बीजेपी जीत जाती है, केजरीवाल विधानसभा जीत जाते हैं, तो मतलब ये कैसे आप लोग सुनिश्चित कैसे करते हो कि इसमें बीजेपी को देना है, इसमें आम आदमी पार्टी को देना है, कैसे आप करते हैं? नहीं, हमारा तो देखिए बीजेपी का ही हमेशा से रहा है। इस बार तो जीते कोई भी मरकाम यहाँ पे हुआ है नहीं, पूरा गंदगी फैली पड़ी है। नाले भी देख लो, कहीं के रोड देख लो, रोड तो भी हाल में 10-15 दिन पहले बना हुआ है। इससे पहले पूरा रोड देखते यहाँ का पूरा गंदगी, वो भी चुनाव की वजह से किया गया है काम वाम। बिन चुनाव के लिए यहाँ पे कोई काम वाम किया गया है नहीं। साफ सफाई होती है आपके यहाँ? बिल्कुल होती है। सड़क बने हैं आपके यहाँ? बिल्कुल सड़क बन गई, पूरी पक्की सड़क बन रही है। क्या माहौल लग रहा है, किसका है? बीजेपी की लहर है। तो जब से देखा जा रहा है कि थोड़ी फैसिलिटी बढ़ गई है एमसीडी की, जो भी सफाई होती है वो हो रही है प्रॉपर। बट ये सैलरी का जो पंगा रहता है ना उनके जो कर्मचारियों का, सैलरी अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि सैलरी सिविक बॉडी में जब वो आएंगे तो उनकी सैलरी को टाइम टू टाइम दिया जाएगा, लेकिन अभी शायद कुछ पंगा है। हर दूसरे तीसरे महीने उनकी सैलरी नहीं आती, फिर वही माहौल हो जाता है, सारी जगह कूड़ा करकट। अब ये नहीं पता चलता ना कौन सी पार्टी क्या करेगी, वो तो 7 तारीख को ही पता चलेगा। सबकी गारंटी आती है, संकल्प केजरीवाल का कहना है कि जो है हम 10 गारंटी देते हैं हर घर को। देखो सर क्या करती है केजरीवाल भी, अब ये फर्स्ट टाइम है उनका एमसीडी में। यार आप तो मना कर रहे हो, लेकिन एक सवाल, सिंपल सा सवाल आपसे करता हूं कि अगर आपको नायक फिल्म देखी आपने, एक दिन का सीएम बनाया जाता है अनिल कपूर को, एक दिन का अगर आपको दिल्ली का मेयर बनाया जाता है तो आप क्या काम करेंगे? सिंपल सवाल है। उन्होंने तो इतना भारी भरकम जवाब दे दिया। मैं बोलने का वीक हूँ, इसलिए बस उनको लेके आया साथ में बोलने के लिए। पेट दर्द हो गया क्या मेयर बनने के नाम पे? सर, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो है किसका हावी रहने वाला है? एमसीडी में सर आपकी सरकार आएगी।
आपकी सरकार आएगी? बिल्कुल। आप अच्छा कर रही है? बिल्कुल बढ़िया कर रही है सर। विधानसभा उन्होंने जीता, 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी पर, कैसा काम रहा उनका? कुछ ज्यादा खास तो नहीं रहा सर। अच्छा, ये लोग इतने सारे वादे कर रहे हैं दोनों तरफ से, सब वादे सब कर रहे हैं, वादे तो सब कर, लेकिन मेरा एक सवाल, कौन उतरता है? ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे, मतलब अगर आपको एक दिन का मेयर बनाया जाए दिल्ली का, आप वो काम क्या करेंगे जो दिल्ली वासियों के लिए करना चाहिए? सर जो करना जरूरी है उसके लिए, दिल्ली वासियों के लिए एक काम बता दो, ये काम मैं करके रहूंगा। सर पहली बात तो देखिए, जो एमसीडी के कर्मचारी है इनकी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, उनका परिवार भी सबका। हाँ, एमसीडी के जो कर्मचारी उनकी 3-3 महीने की इनकी सैलरी रुकी हुई है, तो सबसे पहले तो सर वो काम करना चाहिए। मेयर को बेसिकली अपना जो भी है जनता के लिए काम करना चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो उनकी पॉसिबिलिटीज हैं वो पूरी करना चाहिए, नेसेसरी थिंग्स के लिए काम करना चाहिए। वोट करते हो? स्मोक स्मोक नहीं यार, वोट करता हूँ। वोट करते हो? हाँ करते हो, ठीक है। एमसीडी दिल्ली में चुनाव है, हाँ जी, कौन सबसे आगे है? कौन सबसे आगे है? देखो सर, मैं दूसरों के तो बोलता नहीं हूँ इलाके से, मैं अपने इलाके की तरफ से बोलता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। वहाँ आम आदमी आई थी, मतलब हमने सबने आम आदमी को वोट दिया था, बट हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं करवाया, एक नाली तक नहीं बनवा के दी हमारे लिए, ठीक है। तो सर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, मैं कांग्रेस को वोट दूँ। कांग्रेस को वोट करोगे? अच्छा, एक सवाल और आपसे, बिल्कुल, कि एक दिन के लिए अगर आपको मेयर बनाया जाए और सबसे बड़ा पहला काम क्या करोगे आप? सर मेरे को बनना ही नहीं है, पहली बात तो इन झंझट में मेरे को आना ही नहीं। झंझट में आना ही नहीं, पॉलिटिक्स इज डर्टी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? मतलब कि जो है वादे जो हो रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, जो दोनों फाइट में जो है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तो वादों में दम है और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नहीं, देखिए जैसे एमसीडी की अगर हम बात करें तो पिछले 16 साल से तो बीजेपी ऑलरेडी उसमें बैठी हुई है, और अब तक उन्होंने क्या किया ये जनता उनसे सवाल कर रही है। रही बात आम आदमी की, तो आम आदमी अब एक नई ऑप्शन उभर कर आई है एमसीडी के लिए। इसमें अगर हम देखें तो आम आदमी को ऑलरेडी हमने एमएलए का सारा दायित्व तो विधानसभा दे रखा है, लेकिन उनके एक्सक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, केंद्र ने हमें ये नहीं किया, एमसीडी ने ये नहीं किया। अगर हम उनको एमसीडी भी दे देते हैं तो क्या गारंटी कि वो केंद्र की मांग नहीं करेंगे? ये भी हो सकता है कि एमसीडी लेने के बाद वो ये कहें कि यार हमें केंद्र से फंड मिल गया। हमारी खास चुनावी पेशकश में इतना ही।